जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, यानी नोटिफाइड डिजीज घोषित किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अधिसूचित बीमारी घोषित करने का मतलब ये है कि तेलंगाना राज्य में जितने भी हॉस्पिटल हैं और जो पैथोलॉजी लैब हैं, ये सभी कैंसर के जितने भी मामले हैं उनकी जानकारी राज्य सरकार को प्रदान करेंगे और राज्य सरकार के पोर्टल पर ये जानकारी अपलोड की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में जो कैंसर है उसका सही डेटा कलेक्ट करना, यानी कि कितने लोगों को कैंसर है, किस प्रकार का कैंसर है, इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी या नोटिफाइड डिजीज घोषित किया है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद है। ए रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि कांग्रेस के हैं। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की यहाँ पर 119, लोकसभा की 17 और विधान परिषद की यहाँ पर 40 सीटें हैं। प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा। तेलंगाना को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। कुछ स्टेट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायिक निर्णय लेने में एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि गुजरात के हाई कोर्ट का कहना यह है कि न्यायिक निर्णय लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना किया जाए। हाल ही में अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई स्थायी राजधानी बनाया गया है। मेघालय ने दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। गुजरात यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा स्टेट बना है। तो पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। चापचर कुट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है। मिजोरम विधानसभा ने मीजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया है। और कर्नाटक सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। तो इस प्रकार से कर्नाटक भारत का पहला ऐसा स्टेट बनेगा जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करेगा। यहाँ पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात हुई है, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो उसी में मीजो भाषा को शामिल करने के लिए मिजोरम विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2026 को इस योजना के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मार्च 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं और स्टडी कर ऐप सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे, ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है ये मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से की गई थी। तो 2026 में 8 अप्रैल को इस योजना के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। तो मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण प्रदान किया जाता है। तो जो छोटे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, कारीगर हैं, फल और सब्जी के विक्रेता हैं, इन सभी को ऋण प्रदान किया जाता है इस योजना के माध्यम से, और 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसकी 4 कैटेगरी हैं। इसमें शिशु है जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है।
जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, मिशन इंद्रधनुष ये 25 दिसंबर 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 से हुई है 15 अगस्त को, पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई है। तो ये केंद्र सरकार की कुछ इम्पॉर्टेंट योजना है, तो इनकी शुरू होने की जो डेट है वो आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2026 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ठीक है, तो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। यानी 15 दिन का ये समय जो है ये पोषण पखवाड़ा के नाम से जाना जाएगा और इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि कुपोषण को खत्म करना या कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो बच्चों में और जो महिलाएं हैं उनमें जो खून की कमी या एनीमिया जैसी बीमारी होती है, इससे मुक्ति पाने के लिए ये पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? अन्नपूर्णा देवी। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो 15 दिन का ये जो समय होगा ये पोषण पखवाड़ा के नाम से जाना जाएगा, जो कि 9 से 23 अप्रैल तक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो दोस्तों, मेडागास्कर देश में एनर्जी इमरजेंसी को घोषित किया गया है 15 दिनों के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। हालांकि अभी न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया है कि जो ये युद्ध चल रहा था इसमें सीज फायर हो गया है 2 हफ्ते के लिए, यानी 2 हफ्ते के लिए युद्ध को रोक दिया गया है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है या क्या होता है, सीज फायर लागू होता है कि नहीं होता है, दोनों देशों के बीच में बात बनती है कि नहीं बनती है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये सीज फायर कितने समय के लिए लागू होता है और कितना कारगर होता है। अभी तो वर्तमान में ये न्यूज़ है कि वहाँ पर सीज फायर हुआ है। दोस्तों, मेडागास्कर सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरे देश में 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि मेडागास्कर के जो पेट्रोल पंप हैं उसमें ईंधन का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है, जिससे परिवहन और बिजली उत्पादन ठप हो गया है। इसके कारण वहाँ पर एनर्जी इमरजेंसी को लागू किया गया है 15 दिनों के लिए। मेडागास्कर की बात करें तो यह हिंद महासागर में स्थित एक देश है। तो ये हिंद महासागर है और यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर, और ये अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर स्थित एक द्वीपीय देश है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, एंटानानारिवो यहाँ की कैपिटल है और मेडागास्कर को कभी ग्रेट रेड आइलैंड कहा जाता था। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है। और यहाँ के वर्तमान में सैन्य शासक हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सेना का शासन है, तो कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना यहाँ के वर्तमान में सैन्य शासक हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार शिप टू शिप कॉल किसके साथ की है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और यहाँ कहीं है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। और अभी जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन गया है ये इसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास से गुजरा है। जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास से गुजरा है तभी जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन के अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर
स्थित अंतरिक्ष यात्रियों से बात की है और ये पहली बार हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये शिप टू शिप कॉल क्या है। तो नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद टीम को पहली बार शिप टू शिप कॉल की है और यह ऐतिहासिक कॉल हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है। शिप टू शिप कॉल का मतलब है कि दो अलग अलग अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट आपस में सीधे संवाद में रहे हैं, यानी दोनों के बीच में सीधा संवाद हुआ है। हाल ही में 6 अप्रैल 2026 को नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का रिकॉर्ड भी बनाया था। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आर्टेमिस सेकंड मिशन 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था भारत के समय के अनुसार, लेकिन ये 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था अमेरिका के समय के अनुसार। नासा ने इसे लॉन्च किया है। 10 दिन का ये मिशन है। स्पेस लॉन्च सिस्टम से इसे लॉन्च किया गया था। ओरियन नामक स्पेसक्राफ्ट इसमें गया है और कैंडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोबल, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की ओर जाने वाली पहली महिला हैं और चौथे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो हैं जेरेमी हैंसन, ये कनाडा के हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के प्रस्ताव को किसने वीटो किया है? आंसर हो जाएगा रूस और चाइना। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव आया था जो कि बहरीन की तरफ से लाया गया था। बहरीन देश ने एक प्रस्ताव रखा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसे खोला जाए। ठीक है, लेकिन रूस और चाइना ने इस पर वीटो कर दिया, यानी इसका विरोध कर दिया। तो इसके कारण ये प्रस्ताव जो है वो वापस हो गया। तो ये घटना अभी घटित हुई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो दोस्तों, बहरीन के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, इस पर वीटो कर दिया गया है रूस और चाइना के द्वारा। तो ये प्रस्ताव वापस हो गया है। तो 15 मेंबर होते हैं यूएनएससी में, तो 15 मेंबर में से 11 देशों ने तो इसका समर्थन किया था, लेकिन चाइना और रूस का विरोध हो गया, जिसके कारण ये प्रस्ताव फेल हो गया था, विफल हो गया था। बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की या हॉर्मुज जलडमरू मध्य की। ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ज़रूर याद रखिएगा। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ये पर्सियन गल्फ है यानी फारस की खाड़ी है और ये है ओमान की खाड़ी। तो इन दोनों को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में है ओमान और यूएई। ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग 39 से 60 किलोमीटर की है और विश्व का जो कुल तेल का व्यापार होता है उसका 20 से 25% इसी मार्ग से गुजरता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग होता है। इसका काम होता है वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 मेंबर होते हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन ये स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है और हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव सदन के दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो महाभियोग आया था संसद में, अब उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो विपक्ष के द्वारा ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था जिसको दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के जो सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने इस प्रस्ताव को लाया था और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर पक्षपात का आरोप लगाया था और अब इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है दोनों सदनों से। ठीक है,
आपको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत नियंत्रित होती है, यानी कि 324(5) में मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। दोस्तों, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का वही तरीका है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका है, यानी कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। यह अनुच्छेद यह भी प्रावधान करता है कि चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। चलिए महाभियोग की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग आता है वो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। और ये कब आता है राष्ट्रपति के खिलाफ? जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया होता है तो संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर यह लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो महाभियोग आता है वो अनुच्छेद 124(4) में है। ठीक है, तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर यह लाया जाता है। संसद द्वारा विशेष बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग आता है वो अनुच्छेद 218 में है और इसकी जो प्रक्रिया है वो 124(4) की प्रक्रिया के तहत है, यानी कि 124(4) की प्रक्रिया जैसी है उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होती है। और अभी हमने बात की है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया की जैसी है। और इसी प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस देना होता है, यानी मतलब अगर महाभियोग की प्रक्रिया आती है तो 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। प्रस्ताव की बात करें तो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू हो सकता है जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बहुमत की बात करें तो सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। ये बात अनुच्छेद 61 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से पूरी तरह बंद किया है? आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 2026 से। तो NHAI ने ये कहा है कि 10 अप्रैल 2026 से देश के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, यानी नेशनल हाईवे पर जो टोल प्लाजा है उन पर अब कैश भुगतान नहीं होगा। ठीक है, और भुगतान किसके माध्यम से होगा? अब फास्ट टैग के माध्यम से होगा। ठीक है, अगर कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें फास्ट टैग नहीं है और वो UPI के माध्यम से भुगतान करते हैं तो उस पर 25% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसका उद्देश्य ये है कि जो टोल प्लाजा है उस पर ट्रैफिक का जाम कम किया जाए और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए। फास्ट टैग को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा इसको, फास्ट टैग को। तो गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है, जो विंड स्क्रीन होती है उस पर ये लगा होता है और जब ये टोल प्लाजा से गुजरती है गाड़ी तो ऑटोमेटिक जो टोल लगना होता है वो ऑटोमेटिक उससे कट जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, गाड़ी भी नहीं रुकती है, ईंधन की बचत भी होती है। इसको रेगुलेट कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और भारत में सभी नेशनल हाईवे पर फास्टैग अनिवार्य किया गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि 10 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर जो टोल प्लाजा हैं उन पर नगद भुगतान या कैश जो भुगतान है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25वें अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरे देश के जो पुलिस बल के वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड खिलाड़ी हैं वो शामिल होंगे और जो CAPF के टीमें हैं वो भी शामिल होंगी। CAPF मतलब जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी जो टीमें हैं वो शामिल होंगी। तो लगभग 19 टीमें इसमें शामिल होंगी जिसमें वाटर स्पोर्ट्स आयोजित किए जाएंगे
और ये प्रतियोगिता 8 से 12 अप्रैल 2026 तक उत्तराखंड के टिहरी झील के वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में आयोजित की जाएंगी। इसमें कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग ये सभी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पलक गुलिया और मुकेश नेलाबल्ली ने जीता है। तो स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाज पलक गुलिया और मुकेश नेलाबल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है और एक रिकॉर्ड भी बनाया है, जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 487.7 अंक हासिल किए हैं। इस प्रकार से ये जूनियर विश्व रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FAB 600 कूपन कोड यूज़ करना है तो आप इस कोर्स को इस कूपन कोड के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज़ करना है तो इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी। इसमें फ्री मिलेगा वही सब जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ये बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे तो कॉम्बो पैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो पैक वाले ऑप्शन पर आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लूसेंट का कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा तो इसको आप ज़रूर प्राप्त करें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS का क्वेश्चन का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी रैंक भी जारी की जाएगी। तो इसमें 8 अप्रैल की बात करें तो हिमांशु, अमित और संतोष, बादल, हरीश, प्राची, राजा, प्रतीक, VK दुबे और गणेश ये टॉप 10 है तो आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लाम। 6 अप्रैल 2026 को किस मिशन ने पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाया है? आर्टेमिस 2 मिशन। किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नए और स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई है? महाराष्ट्र। रूस किस वर्ष अपने स्वतंत्र कक्षीय स्टेशन ROS का निर्माण करेगा? 2028। काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह। हाल ही में चर्चा में रहा किंग फहद कॉजवे किन 2 देशों को जोड़ता है? सऊदी अरब और बहरीन। भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। दुनिया में समुद्री उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? भारत। गुरु तेग बहादुर जी की जयंती या प्रकाश पर्व 2026 में कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के पोर्ट डिस्कस करेंगे तो कांडला है गुजरात में, मुंबई है महाराष्ट्र में, जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, मोरमुगाओ है गोवा में, न्यू मैंगलोर है कर्नाटक में, कोचीन है केरल में, चेन्नई है तमिलनाडु में, एन्नोर है तमिलनाडु में। इसके अलावा तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा में, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वियतनाम की राजधानी क्या है तो हनोई है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हनोई बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो दोस्तों वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट भी मिल जाएंगे तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।